नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सुखवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुखवीर पीसीएम स्टडी पॉइंट में। और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की केमिस्ट्री। इसमें पढ़ेंगे हम दीर्घाकार आवर्त सारणी के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पे पढ़ेंगे दीर्घाकार आवर्त सारणी। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी क्या है हमारी? दीर्घाकार आवर्त सारणी, इस आवर्त सारणी को देने वाले वैज्ञानिक हैं रॉन्ग, बर्नर और बरी, और अन्य वैज्ञानिकों ने, और अन्य वैज्ञानिक भी शामिल हैं। अन्य वैज्ञानिक भी शामिल हैं। तो इन्होंने क्या है, बोर द्वारा बताए गए, बोर ने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को मुख्य लक्षण माना था। तो बोर ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, बोर द्वारा बताए गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इन्होंने एक आवर्त सारणी बनाई जिसे हम दीर्घाकार या प्रवर्धित आवर्त सारणी कहते हैं। इस आवर्त सारणी का मुख्य लक्षण क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये आवर्त सारणी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही दी गई कि एक निश्चित अंतराल के बाद समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती गई, और इस आधार पर ये हमें दीर्घाकार आवर्त सारणी प्राप्त हुई। तो हम जानेंगे अब इसकी परिभाषा के बारे में। दीर्घाकार आवर्त सारणी की परिभाषा क्या है? हम जानेंगे दीर्घाकार आवर्त सारणी की परिभाषा कि रॉन्ग, बर्नर और बरी एवं अन्य वैज्ञानिकों ने बोर द्वारा बताए गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बोर द्वारा बताए गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर एक आवर्त सारणी का निर्माण किया जिसे दीर्घाकार या प्रवर्धित आवर्त सारणी कहते हैं। ठीक है। इस आवर्त सारणी में एक निश्चित अंतराल के बाद, एक निश्चित अंतराल के पश्चात या अंतराल के बाद समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले, यानी कि इस आवर्त सारणी का मुख्य लक्षण क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है, यानी कि वो तत्व बार बार आते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आवर्तता पाई जाती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आवर्तता पाई जाती है। इस आधार पर ये दीर्घाकार आवर्त सारणी बनाई गई। इस आवर्त सारणी का मुख्य लक्षण क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि तत्वों के परमाणु क्रमांकों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर एक आवर्त सारणी बनाई गई जिसे हम दीर्घाकार आवर्त सारणी कहते हैं। इस आवर्त सारणी को बोर की आवर्त सारणी भी कहते हैं। इस आवर्त सारणी को क्या कहते हैं हम? बोर की आवर्त सारणी भी कहते हैं। ठीक है। तो ये है हमारी दीर्घाकार आवर्त सारणी। अब जानेंगे दीर्घाकार आवर्त सारणी की संरचना के बारे में। अब हम जानेंगे दीर्घाकार आवर्त सारणी की संरचना। तो ये दीर्घाकार आवर्त सारणी की हमारी संरचना है। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। इन 4 ब्लॉकों में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक हैं। ये 4 ब्लॉक हमारे कौन कौन से हैं? एक है एस ब्लॉक, एक है पी ब्लॉक, और ये हमारा डी ब्लॉक, और लास्ट में जो है हमारा एफ ब्लॉक के तत्व शामिल हैं। तो ये दीर्घाकार आवर्त सारणी की संरचना है। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या कितनी है? 18 वर्ग हैं। यहाँ पे वर्गों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे वर्ग कितने हैं हमारे? वर्ग हैं 18, और आवर्त हैं बेटे हमारे कितने? 7। तो क्षैतिज जो हैं ये तो हमारे कहलाते हैं आवर्त 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमारे कहलाते हैं आवर्त। क्षैतिज में बाएं से दाएं चलेंगे तो आवर्त में जाएंगे, और ऊपर से नीचे चलेंगे तो ये हम चलेंगे वर्ग में। तो ये पहला वर्ग हो गया, ये दूसरा वर्ग हो गया, ये तीसरा वर्ग हो गया बेटे, ये चौथा वर्ग हो गया, 5वां, 6ठा, 7वां। इस तरीके से हमने दीर्घाकार आवर्त सारणी को 18 वर्गों और 7 आवर्तों में डिवाइड किया है। अब यहाँ पे ये एफ ब्लॉक के तत्व क्या हैं? एफ ब्लॉक के तत्वों को कि वर्ग 3 के आवर्त
छठे और सातवें से उठाए गए 14 तत्व हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इनको आवर्त सारणी में जगह नहीं दी गई। तो ये आवर्त सारणी के वर्ग छठे और सातवें आवर्त के उठाए गए 14 तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे स्थान दिया गया। क्यों स्थान दिया गया? क्योंकि इनके गुण जो हैं वो कतई एकदम अलग हैं छठे और सातवें आवर्त के तत्वों से, इसीलिए इनको दीर्घाकार आवर्त सारणी के नीचे जगह दी गई। दो श्रेणियों में रखा गया, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लैंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। अब यहाँ से एस ब्लॉक में 2 वर्ग शामिल हैं, फर्स्ट और सेकेंड, यानी कि पहला और दूसरा वर्ग हमारा क्या है, एस ब्लॉक कहलाता है। 13 से लेकर 18 तक के वर्ग हमारे किस में हैं, वर्ग 13 से वर्ग 18 तक के वर्ग हमारे हैं पी ब्लॉक में, और 3 से 12 तक के वर्ग हैं हमारे डी ब्लॉक में। और ये 2 श्रेणियों में रखा गया है एफ ब्लॉक के तत्व। तो एस ब्लॉक में 2 वर्ग शामिल हैं, इनको एस ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो एस उपकोष में प्रवेश करता है। इनको डी पी ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 13 से लेकर 18 तक के जो वर्ग हैं, इन वर्गों के तत्वों का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो पी उपकोष में प्रवेश करता है। और डी ब्लॉक के तत्व, इनको डी ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है। और एफ ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है, इसीलिए इनको एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो ये हो गया हमारा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इसकी आप मतलब कहना चाहिए टेबल आप अपनी बुक से बना सकते हैं बहुत अच्छे से। जब आप अपने आप बनाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको बनाने का तरीका भी आ जाएगा, तत्वों के बारे में भी जानकारी मिलेगी। तो इस टेबल को आप अपनी कॉपी पर अपने आप अच्छे से बनाएं। अब हम पढ़ते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी की संरचना। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी की संरचना निम्नलिखित है। नंबर 1, दीर्घाकार आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 वर्ग हैं, यानी कि दीर्घाकार आवर्त सारणी को 7 आवर्त और 18 वर्गों में बांटा गया है। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रत्येक आवर्त का पहला तत्व क्या है? हमारा पहला तत्व क्या है? क्षार धातु। अंतिम तत्व क्या है? अक्रिय गैस। जो प्रत्येक आवर्त है उसका पहला तत्व क्षार धातु है और अंतिम तत्व क्या है बेटे? अक्रिय गैस। लेकिन पहले आवर्त को छोड़कर पहले आवर्त का जो अंतिम तत्व अक्रिय गैस है, लेकिन जो पहला तत्व है वो हमारा क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है, ये अपवाद है। यहाँ पे क्या है? ये अपवाद है। तीसरा पॉइंट क्या है कि आवर्तों की संख्या है वो मुख्य क्वांटम संख्या n अर्थात कक्षाओं की संख्या है। जो आवर्त लिए गए हैं 7, वो मुख्य क्वांटम संख्या के आधार पर लिए गए हैं। तो मुख्य क्वांटम संख्या हम पढ़ चुके हैं क्वांटम संख्याओं में। तो मुख्य क्वांटम संख्या है n है, अर्थात कक्षाओं की संख्या है। जो आवर्त हैं वो कक्षाओं की संख्या के आधार पर हैं। चौथा पॉइंट क्या है? सभी आवर्तों में तत्वों की संख्या कितनी होती है? 2, 8, 18, 18, 32। और ये क्या है बेटे? ये एक मैजिक नंबर है। इसे हम क्या कहते हैं? मैजिक नंबर कहते हैं। क्यों कहते हैं मैजिक नंबर? ये हम जानेंगे मैजिक नंबर क्यों कहते हैं। देखो, क्योंकि इनके आधार पर क्रमशः किसी तत्व के परमाणु क्रमांक में जोड़ने पर उससे नीचे वाले तत्वों के परमाणु क्रमांक प्राप्त होते जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने लिया है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। अब यहाँ पे हमें निकालना है लिथियम का निकालेंगे तो लिथियम का कितना हो जाएगा? 1 में 2 जोड़ा कितना प्राप्त हुआ? 3। अब सोडियम का निकालेंगे, सोडियम के अब 3 में कितना जोड़ेंगे? 3 में जोड़ेंगे 8, तो 3 में 8 जोड़ो कितना हुआ? 11। ठीक है, अब पोटेशियम में 11 में 8 जोड़ो कितना हुआ? 19। ठीक है, पोटेशियम के परमाणु क्रमांक निकालने के लिए 11 में कितना जोड़ेंगे? 8 जोड़ेंगे, कितना प्राप्त हुआ? 19। अगला निकालेंगे अब हम रूबिडियम Rb, तो इसमें 19 में कितना जोड़ेंगे? अब हम जोड़ेंगे बेटे 18,
18 जोड़ेंगे कितना हुआ 37। ठीक है, अब सीजियम का निकालेंगे। सीजियम में कितना जोड़ेंगे 37 में 18 जोड़ो कितना हुआ, ये हुआ है 55। फ्रांसियम 55 में अब कितना जोड़ेंगे 32 जोड़ेंगे कितना मिलेगा, ये मिलेगा 87। ठीक है, तो ये हमारे इस तरीके से इस मैजिक नंबर की सहायता से हम तत्वों के परमाणु क्रमांक हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है एक मैजिक नंबर जिसे 2, 8, 18, 18, 32 कहते हैं। ठीक है, अब अगला हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्या है 5वां पॉइंट, किसी वर्ग के सभी तत्वों के गुण क्या होते हैं, समान होते हैं, क्योंकि इनका बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, समान होता है। यानी कि बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, समान होता है। छठा क्या है, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर कक्षाओं की संख्या क्या होती है, बढ़ती है, अतः तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। तत्वों के गुणों में जो परिवर्तन होता है वो क्रम से होता है। सातवां जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, दीर्घाकार आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। कितने ब्लॉक में बांटा गया है, 4 ब्लॉक में। पहला ब्लॉक क्या है बेटे, एस ब्लॉक। पहले ब्लॉक क्या है, एस ब्लॉक। इसमें वर्ग 1 और वर्ग 2 के तत्व शामिल हैं, यानी कि एस ब्लॉक को वर्ग 1 और वर्ग 2 में बांटा गया है। इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो एन एस उपकोष में प्रवेश करता है, इसीलिए इनको एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। एन क्या है तुम्हारी यहाँ पे क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है, जो कि कक्षाओं की संख्या है। ये परमाणु क्रमांक के आधार पर बदलती रहेगी। अब दूसरा क्या है, पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्वों को वर्ग 13 और वर्ग 18 में रखा गया। 18वां वर्ग जो है वो अक्रिय गैसों का परिवार कहलाता है, यानी कि अक्रिय गैसों का समूह कहलाता है। तो इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ प्रवेश करता है बेटे, एन पी उपकोष में प्रवेश करता है। किसका, पी ब्लॉक के तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करता है, पी उपकोष में प्रवेश करता है। अब जानेंगे डी ब्लॉक के तत्व। तो डी ब्लॉक के तत्व क्या है, डी ब्लॉक के तत्व वर्ग 3 से वर्ग 12 तक रखे गए हैं। इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो n-1 डी उपकोष में प्रवेश करता है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और इनको संक्रमण तत्व भी कहते हैं। संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो डी उपकोष होता है वो अपूर्ण होता है। ठीक है, अब एफ ब्लॉक के तत्व। एफ ब्लॉक के तत्व क्या है, एफ ब्लॉक के तत्व वर्ग 3 के छठे व 7वें आवर्त से उठाए गए 14 तत्व हैं, यानी कि वर्ग 3 से हमने उठाए हैं, वर्ग 3 के छठे और 7वें आवर्त से उठाए गए 14 तत्व हैं। इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो प्रवेश करता है n-2 एफ उपकोष में प्रवेश करता है, इसीलिए इनको एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं और इनको दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा एफ ब्लॉक के तत्व, यानी कि दीर्घाकार आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। पहला ब्लॉक है हमारा एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में वर्ग 1 और वर्ग 2 शामिल है। पी ब्लॉक में 13 से 18 तक के वर्ग हैं। इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है। डी ब्लॉक के तत्व वर्ग 3 से वर्ग 12 तक है। इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी उपकोष में प्रवेश करता है। और एफ ब्लॉक के तत्व क्या है, वर्ग 3 के छठे और 7वें आवर्त से उठाए गए 14 तत्व हैं। ठीक है, इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो एफ उपकोष में प्रवेश करता है। और एफ ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी के सबसे नीचे रखा गया है, 2 श्रेणियों में रखा गया है, जिसको हम एक श्रेणी कहते हैं लैंथेनाइड की श्रेणी, दूसरी कहते हैं हम एक्टिनाइड की श्रेणी कहते हैं। ये है हमारी दीर्घाकार आवर्त सारणी की संरचना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दीर्घाकार आवर्त सारणी की उपयोगिता। आखिर दीर्घाकार आवर्त सारणी उपयोगी कैसे सिद्ध हुई। ठीक है, तो पहली उपयोगिता क्या है, इस आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखा गया है। इस आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में रखा गया, परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखा गया है, जिससे भौतिक व रासायनिक गुणों के अध्ययन सरल हो गया। जिससे क्या हो गया, भौतिक व रासायनिक गुणों का अध्ययन क्या हो गया, सरल हो गया। दूसरा हमारा क्या है
कि इस आवर्त सारणी में समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग वर्गों में रखा गया है। जो असमान गुणों वाले तत्व हैं, इस आवर्त सारणी में जो असमान गुण वाले तत्व हैं, असमान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग वर्गों में रखा गया है। जैसे फर्स्ट ए और फर्स्ट बी के तत्वों को अलग अलग रखा गया है। फर्स्ट ए फर्स्ट बी ये हमारे कहलाते हैं उपवर्ग कहलाते हैं, ठीक है। अब तीसरा क्या है, अक्रिय गैसों को अलग से वर्ग 18 व 0 वर्ग में रखा गया है। यानी कि अक्रिय गैसों के लिए यहाँ पे एक अलग वर्ग बनाया गया है। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है हमारा संक्रमण तत्वों को अलग से, यस संक्रमण तत्व जो हैं यानी कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, अलग से एस व पी ब्लॉक के तत्वों के बीच में रखा गया है, जिन्हें हम डी ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं, ठीक है। जिन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब पांचवा पॉइंट क्या है, दीर्घाकार आवर्त सारणी में किसी वर्ग या आवर्त के अनुदिश में सूची की दिशा में चलने पर तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। चाहे तो दीर्घाकार आवर्त सारणी में किसी वर्ग में चलें हम या आवर्त में चलें, तो उसके तत्वों के गुणों में क्या होता है, क्रमिक रूप से परिवर्तन होता है। अब जो छठा हमारा पॉइंट है कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में तत्वों को 4 ब्लॉक, दीर्घाकार आवर्त सारणी के तत्वों को कितने ब्लॉक में, 4 ब्लॉक में बांटा गया है। एस ब्लॉक, एस, पी, डी और एफ में बांटा गया है। केवल इन 4 ब्लॉकों के अध्ययन से ही सभी तत्वों का अध्ययन क्या हो जाता है, सिंपल हो जाता है। जो दीर्घाकार आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है, इन चारों ब्लॉकों के अध्ययन से ही, इन चारों ब्लॉकों के अध्ययन, चारों ब्लॉकों के बांटने से ही इनके तत्वों का अध्ययन करना क्या हुआ, काफ़ी सरल हो गया है। तो ये है दीर्घाकार आवर्त सारणी की उपयोगिताएं। इनको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम पढ़ेंगे दीर्घाकार आवर्त सारणी के दोष के बारे में। दीर्घाकार आवर्त सारणी में ज़्यादा दोष नहीं है, लेकिन फिर भी इस आवर्त सारणी में दोष हैं। तो सबसे पहला दोष क्या है कि हाइड्रोजन का स्थान अभी विवादित है। हाइड्रोजन का स्थान अभी भी निश्चित नहीं है। कोई भी वैज्ञानिक मतलब आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं कर पाया कि इसको फर्स्ट वर्ग में रखा जाए या हैलोजन तत्वों के साथ हाइड्रोजन को रखा जाए। तो मतलब कहना चाहिए दीर्घाकार आवर्त सारणी का दोष क्या है, तो पहला दोष है दीर्घाकार आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान क्या है, अनिश्चित या विवादित है। दीर्घाकार आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान कैसा है, विवादित है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, दुर्लभ मृदा तत्वों अर्थात लैंथेनाइड व एक्टिनाइड के तत्वों को आवर्त सारणी के बाहर 2 श्रेणियों में रखा गया है। ये भी इस आवर्त सारणी का सबसे बड़ा दोष है कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में दुर्लभ मृदा तत्वों को अर्थात लैंथेनाइड व एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को आवर्त सारणी के बाहर 2 श्रेणियों में रखा गया है, जिन्हें एक श्रेणी को लैंथेनाइड श्रेणी कहते हैं और दूसरी को एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। और ये तत्व हमारे कहलाते हैं दुर्लभ मृदा तत्व, ठीक है। तो ये हमारी हुई दीर्घाकार आवर्त सारणी। अब हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे एस ब्लॉक के तत्वों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, फिर पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, फिर एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो फिर हम अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।